हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नावली के नेक्स्ट लेक्चर को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने 12 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, आज हम 13 से स्टार्ट करें। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया, सिद्ध करें कि दो विषम पूर्णांक का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। हमें कहा गया है सिद्ध करना है कि कोई दो विषम पूर्णांक है, उसका गुणनफल अवश्य ही क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। तो आप समझिए, विषम का एक रूप हमने पढ़ा था कि भाई कोई संख्या 2m2q प्लस 1 का रूप का होगा तो यह विषम का रूप होता है। क्या होता है, इस रूप को हम लोग कहे थे यह विषम का रूप है। तो क्वेश्चन का कहा गया कि भाई दो विषम पूर्णांक लेना और उसका गुणनफल अवश्य ही विषम देगा, इसको चेक कराना है। तो मान लेते हैं कि एक विषम हमारा कितना है, 2q प्लस 1 है, और एक और विषम लेते हैं। इसी विषम को ले लीजिए, एक विषम हमारा संख्या यह है, या यहाँ लीजिए, नहीं तो 4 पे ले लीजिए, बात बराबर है। यहाँ लीजिएगा तो 2q प्लस 1, विषम का यहाँ एक ही केस बनेगा, 2 पे। 4 पे रहता तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 बनता, वहां से भी आ जाएगा, वही आएगा। का अवश्य ही विषम होगा, यह भी विषम होगा। इसका गुणनफल अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से गुणनफल निकालिए, इसको गुना कीजिएगा आपका। देखिए a प्लस बी हम कह सकते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। इसको विस्तार कीजिएगा, आपका 4q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4q हो जाएगा प्लस आपका 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको अगर हम क्या करें, इस दोनों संख्या में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, विषम के रूप में आएगा। तो यहाँ दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, हमें 2q प्लस 1 के रूप का था ना, तो 2q कॉमन ले लेते। क्या करते हैं, 2q कॉमन ले लेते। 2q कॉमन लिए तो यहाँ आ जाएगा 2q प्लस 2। यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2q नहीं, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका 2q का स्क्वायर प्लस यहाँ 2q आ जाएगा, साथ में यहाँ प्लस में 1 चल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 रहेगा, इसको हम कहेंगे, यहाँ इसको हम इस पूरे के बदले में m कह सकते हैं, अब प्लस आपका 1 है। जहाँ आप कह सकते हैं, जहाँ m बराबर है आपका 2q का स्क्वायर प्लस 2q है। देखिए यह जो रूप हम पढ़े हैं कि 2m प्लस 1, यह आपका विषम का रूप होता है। क्या होता है, विषम का होता है। तो यहाँ से यह बात सिद्ध होती है कि भाई दिए गए संख्या 2 अगर विषम है तो इसका गुणनफल भी विषम आता है। यहाँ जांच करा सकते हैं आप, यहाँ से जांच लगा सकते हैं। जांच में जांच कहें, जांच के बदले में यहाँ q आपका कुछ भी हो सकता है। तो q आपका 0, 1, 2 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। जब q बराबर आप 0 लीजिएगा, जब q बराबर 0 लीजिएगा तो आपका यह a बराबर, यह संख्या था, यहाँ q के बदले में 0 रखिए तो क्या आ जाएगा आपका, यह a बराबर था। यहाँ से संख्या मान लीजिए यह a बराबर था, यहाँ लिख सकते हैं a बराबर आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए q के बदले में 0, यह टर्म 0, यह टर्म 0, यानी कि यह पूरा टर्म 0। तो कितना आ जाएगा, a बराबर 1, जो कि क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। चलिए यहीं से हम कह सकते थे कि यह विषम का रूप है। आपको सिर्फ जांच कराने के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको यह समझ में आए कि हाँ जो संख्या लिया जा रहा है वह विषम है। चलिए q बराबर जब 1 लीजिए तो a बराबर क्या आ जाएगा, देखिए q के बदले में 1 रखिए तो 1 के स्क्वायर 1 गुने 2 आ जाएगा। यह आपका 2 आ जाएगा, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़िएगा आपका 9 आ जाएगा। 9 यह क्या है, विषम। उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आया होगा कि यह विषम का रूप है। कह सकते हैं कि भाई यह संख्या क्या है, विषम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5k प्लस 1 के रूप का है, उसका वर्ग भी उसी रूप का होगा। हमें कहा गया है कि भाई कोई संख्या धनात्मक पूर्णांक है, वह 5k प्लस 1 का रूप का है, तो उसका वर्ग भी उसी रूप का होगा। 5k प्लस 1 के रूप का कहने का मतलब क्या था कि यह संख्या दिया गया था, a बराबर था 5k प्लस 1। हमें दिखाना था इसका वर्ग भी इसी रूप का होगा। तो वर्ग करने के लिए हमें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे इधर a स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 5k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आपका a स्क्वायर होगा, इधर कीजिए आपका 25k का स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस आपका 2ab कीजिए तो 10 के हो जाएगा, अब प्लस आपका 1 के स्क्वायर 1 होगा। यहाँ से यह a स्क्वायर रहने दीजिए, इसको कीजिए क्या आपका 5 के रूप में दिखाना, 5 को कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 5k का स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा 10, 5 दूना 10 के, अब प्लस आपका 1 चल रहा था। यहाँ देखिए इस पूरे को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर आपका 5, इस पूरे के बदले में अगर हम m मान ले तो 5m प्लस 1, जहाँ कहेंगे जहाँ m बराबर है आपका किसके, m 5k का स्क्वायर प्लस 2k है। m क्या है आपका 5k स्क्वायर प्लस 2 है। देखिए यह संख्या क्या था 5k प्लस 1 का, यानी कि 5b b के बदले में 5 था, q के बदले में k था, प्लस a था, a बराबर bq प्लस r था, a बराबर bq प्लस r था। तो देखिए a तो संख्या आपका था, b के बदले में 5 था, q के बदले में k था, r के बदले में 1 था। तो कहा गया था अगर इस रूप का है तो इसका वर्ग भी, तो देखिए हम वर्ग निकाले, वर्ग भी 5k प्लस 1 का रूप का है, तो यहाँ से यह चीज़ सिद्ध होता है कि भाई इसका वर्ग भी इसी रूप का होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य है या यौगिक, सकारण बताइए। कहा गया नीचे जो दिया गया संख्या या अभाज्य है या यौगिक है, हमको कारण सहित बताना है। क्या करना है, कारण सहित बताना। तो यहाँ से देखिए यह 7 गुने 11 गुने 13, साथ में प्लस में 13। देखिए यहाँ तक तो गुना में है, यहाँ से कहना आसान है। देखिए यह गुना में तो हम कह सकते 2 या 2 से ज्यादा संख्या का, 2 से अधिक गुणनफल वाले संख्या भाज्य संख्या कहलाते, तो यह संख्या भाज्य होता है। लेकिन देखिए यहाँ 13 जोड़ा जा रहा है, जैसे ही 13 जोड़ेंगे तो यह भाज्य होगा या अभाज्य होगा, इसमें दिक्कत है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि भाई 2 गुने अगर 3 कहे तो 3 दूना 6 दूना 12, यह संख्या क्या है 12 है। देखिए 12 में जैसे ही हम 1 को जोड़ देते तो यह पहले 12 भाज्य संख्या था, लेकिन 1 जोड़ते ही यह 13 हो गया, 13 आपका अभाज्य संख्या हो गया। तो देखिए किसी भी संख्या को जोड़े तो यह भाज्य ही रहेगा या अभाज्य बनेगा, यह कहना संभव आसान नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग समझते क्या, देखिए यहाँ हो क्या रहा है, तो इसके यह एक संख्या था और प्लस के बाद यह एक संख्या था, इसमें जब कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई में 1 हम समझ सकते हैं। तो ये यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसके गुना में भी 13 है और इसके भी गुना में 13 है, तो 13 को हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। 13 को जब कॉमन निकाल लेंगे तो इधर बचेगा 7 गुने 11, इधर प्लस में कितना बचेगा 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए इधर आपका 13 होगा, इसको गुना कीजिए 11 सते 77 1 78, 13 गुने आपका 78 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 गुने 78। 78 के आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 78 का अभाज्य गुणनखंड रफ में निकाल लीजिए। 2 से 2 तिया 6, 1 8, 2 9 18, 3 से 13 तिया 39, यानी हम कह सकते हैं 13 गुने 3 गुने 2। यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ से इस सबको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ताकि आपको जगह मिल पाए। हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड वाले संख्या भाज्य संख्या होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसीलिए यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य को ही हम लोग यौगिक कहते हैं। यौगिक कहिए या भाज्य कहिए, बात बराबर है। चलिए 1 नंबर हो गया आपका। 2 नंबर इसी में है। 2 नंबर में यहाँ देखिए फिर से वही कंडीशन, इसके गुना में यहाँ से एक टर्म पूरा गुना में, एक टर्म है, इसको गुना में हम 1 दे सकते हैं। इस गुना में भी 5 है, उस गुना में भी 5 है। 5 को कॉमन निकाल लीजिए। 5 जैसे ही कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और उधर प्लस में 1। चलिए इधर आ जाए 5, यहाँ गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ जैसे ही गुना कीजिए तब का कितना 7 छक 42, 7 छक 42 गुना करना देखिए किधर से आसान हो जाए। 8 दूना 16, 3 दूना 6, 6 चौक 24, और 24 गुने 42, 24 गुने 42 अगर आप कीजिएगा
तो आपका 4 दूना 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 4 18, 4 आ 16, 4 आ 16 4 20 के 0 हाथ में 2 आ 4, 4 दूना 8 आ 2 10, 1008 आ जाएगा। 5 गुने आपका 1008 आ जाएगा। इसके बदले 1008 नहीं 1009 हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना का गुना 1008 है प्लस 1, 1000 यह 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1009। 1009 का आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िए तो कितना है देख लीजिए, यह जितना आ जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। एक इसमें साथ में इसके गुना में हम 1 भी रख सकते हैं। यह तो टूट के आएगा ही आएगा, जो आ जाए 7 से देख लीजिए आ जाए तो आ जाए, 7 एकम 7 और 3, 7 चौक 28 और 29 नहीं आएगा, जो भी आ जाए यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं फिर से वही कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई कि 2 से अधिक गुणनखंड वाले संख्या भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या होती है। इसीलिए कितना, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस 7 है। तो यहाँ से देखिए गुना कराइए, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 127, यह क्या आ जाएगा 127। 127 शायद किसी के बाहर नहीं निकलेगा। 7 2 9 1 10, 127 शायद अभाज्य संख्या हो जाना चाहिए। 127 किसी से नहीं लगना चाहिए आपका। 3 से तो लग नहीं रहा है। उसके बाद 7 से चेक कर लिए, 7 7 5 57, 19 3 57, 4 से 12 नहीं लगेगा यह। उसके बाद 11 से 7 1 8, 8 में से 2 गया नहीं, यह भी नहीं जाएगा, यानी यह आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। 127 आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अतः यह संख्या अभाज्य है। आपसे शायद रूढ़ कहा था, देखिए तो अभाज्य संख्या है, रूढ़ नहीं कहा था। रूढ़ को ही अभाज्य कहते हैं, इसलिए चेक किए अभाज्य संख्या है। हमें कहा था कि भाई कौन संख्या भाज्य है कौन संख्या अभाज्य है, तो वह 2 संख्या भाज्य थी, तीसरी संख्या यह अभाज्य है। क्या है अभाज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्या करना है, नीचे जो दिया गया संख्या इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार देखिए, दशमलव प्रसार में हमें प्रसार ज्ञात करना है, यानी कि पूरा विस्तार करना है, यानी कि भाग देना पड़ेगा आपको। 80 से भाग देना पड़े, नीचे वाला से भाग देते ऊपर में 7 में। तो देखिए यहाँ से छोटा है तो 0 मर्तबे लगाएंगे, 0 मर्तबे यह 0 आएगा, ऊपर से घट के यह 7 आएगा। अब दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा। 80 से छोटा आ गया 70, फिर नहीं लगे, फिर यहाँ 0 मर्तबे लगाएंगे, यह 0 आ जाएगा, यहाँ से यह 70 आ जाएगा। दशमलव देने के कारण एक बार 0 और आएगा, तो भाई यह लग जाएगा 8 9 72, 9 मरतबे 8 8 64, 8 मरतबे लग जाएगा। 8 8 64 यानी कि 640। आपका यहाँ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा यह 10 में से 4 गया 6, यह कट जाएगा, ऊपर से एक 0 दे देंगे, आ जाएगा। उसके 8 7 56, 8 7 56 यानी 560, यानी कि यह 0 यह 4, यह आपका कट जाएगा, यह 400, 8 5 40, यह आपका 400 आ जाएगा। पूरा कटा। तो हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार क्या, हमसे पूछा था दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार 0.0875 आ जाएगा। यह कैसी संख्या दशमलव प्रसार है, शांत है। दशमलव के बाद कुछ दूर जाने के बाद अगर कट जाए तो यह शांत कहलाता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 37/125 यानी कि 125 से भाग दिया जाएगा, किसमें, तो 37 में दिया जाएगा। चलिए यहाँ 0 मर्तबे लगेगा तो यह 0 0 आ जाएगा, ये आपका यहाँ 37 आ जाएगा। अब भाग नहीं लगाया तो दशमलव देंगे, यह 0 आ जाएगा। अब 125 दूना 250, 125 तिया 375, 375 तो नहीं आएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 मर्तबे लगेगा।
2 मरतबे अगर लगाइए तो भाई 250 आ जाएगा। 250 यहाँ कीजिए, यह 0 0, 7 में से 5 गया, यह 2, यह आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ दशमलव दिया गया है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको लगाइए, आपका 8 मरतबे चेक कर लीजिए तो 800 और 25 8 200, 1000 आ जाएगा। 9 मरतबे लग जाएगा। यहाँ 9 मरतबे लगाइए। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 2 11, ये आपका आएगा। यहाँ 5 आ जाएगा, या 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। कहीं कुछ दिख रहा है? हाँ, यहाँ देखिए, यह आपका 5 आ जाएगा, यह आपका 7 आ जाएगा, यह 1 में से 1 गया है, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा। उसके बाद देखिए एक बार 0 लगा सकते हैं। 125 125 पचे 500 और 25 पचे 100, 600। 125 छक देखिए 600 और इधर 150 आ जाना चाहिए। 6 मरतबे लगाइए। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 1 7, यह 750 पूरा कटा, पूरा कटा। इसका मतलब क्या आ जाए? दशमलव प्रसार 0.296 और पूरा कट गया, इसीलिए यह दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हमसे यह नहीं पूछा कि शांत होगा या नहीं होगा, हमें सिर्फ प्रसार ज्ञात करना था। तो प्रसार इतना है, आपके नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं कि भाई अगर किसी का दशमलव प्रसार पूरा कट जाए तो यह शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। कहा गया 19/4 के पावर 3। 19/4 के पावर 3 का मतलब का है, तो यह 19 है 4 के पावर 3, यानी 4 चौका 16, चौका 64। यह कितना है? 64 है। यानी 64 से भाग देना है हमें, कितना में? 19 में। देखिए यहाँ से संख्या यहाँ छोटा हो जाए तो 0 मरतबे लगे, यह 0 0 आएगा। यहाँ से आपका 9 और 1 उतरेगा, अब दशमलव दिया जाएगा, यह 190 हो जाएगा। अब चलिए 64 दूना 60 दूना 120, और 36 18, 180 और 4 3 12, 92 ज़्यादा हो जाएगा। 2 मरतबे लगाइए। 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128। 10 में से 8 गया, यह 2 आ जाएगा। यह आपका 8 में से 2 गया 6, यह कट जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ 0 आ जाएगा, यह 9 मरतबे लग जाएगा। 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, और 9 छक 54 और 3 57, यहाँ 57 आ जाएगा। यहाँ 4 आ जाएगा, यह आपका 1, 11 में से 7 4 गया 4, यह कट जाएगा। उसके बाद एक और 0 आ जाएगा। 6 से लगाए 6 35, 6 36, 6 7 42, 7 मरतबे लग जाना चाहिए। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 42 2 42 और 2 44, ज़्यादा हो जाएगा। 6 मरतबे ही लगेगा। 6 मरतबे लगाइए यहाँ। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 36 2 38, 38 आ जाएगा। यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। यह आपका 3, यानी 13 में से 8 5 13 5, यह आपका कट जाएगा। इधर हासिल दिया, यह कट जाएगा। 86 आया है। 86 को 0 लगाइएगा तो या 86 आया है। 1 मिनट। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 के 4 6 36 2 38, यह आपका 10 में से 6 गया 4 गया 6, या 13 8 5 13, यहाँ 5 ना आएगा, सॉरी यह क्या हो जाएगा? 5। वही तो कहें यहाँ से ज़्यादा कैसे आ जाएगा? 7 मरतबे लग नहीं रहा था। यह आपका 6 आ जाएगा। यह आपका 13, 13 में से 8 गया 8 5 13, यहाँ 5 आएगा, 56 आ जाएगा। यह इधर दिया 56, यहाँ से 56 कहीं रिपीट नहीं ना कर रहा है, यहाँ 0 दीजिएगा। 0 दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 8 से 64 से यह लग जाएगा लगभग 8 6 48, 9 6 54, 9 चौक 36, नहीं 54 नहीं, 9 मरतबे नहीं लगे, 8 मरतबे लगे। 8 मरतबे लगाइए तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 6 48, 48 49 50 51, 51 आ जाएगा। यह आपका, इसको छोटा कीजिए, थोड़ा इसको छोटा कीजिए ताकि भाग देना आसान लगे। चलिए यह आपका कट के 8 है गया। उसके बाद यह 5 हो गया, 5 में से गया 4, यह कट जाएगा। 48 कहीं नहीं आया अभी, चलिए यह 0 आ जाएगा। यहाँ दीजिएगा 8 6 48, 8 मरतबे 7 मरतबे लग जाएगा। 7 मरतबे 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, और 7 6 42 2 44, यह आपका आ जाएगा 2। यहाँ से 7 में से 4 गया 3, यह कट। 32 कहीं आया नहीं आया, लगातार लगेगा, अभी लगाते रहिए। यह आपका आ जाएगा कितना? तो भाई इसको अगर लगाइए तो 64 से कितना मरतबे आ जाएगा? 64 से 6 1 36, 6 5 30, 5 मरतबे। 5 मरतबे पूरा लग जाना चाहिए। 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 5 30 2 32,
यह पूरा पूरा लगा, लंबा भाग था। चलिए हमें प्रसार पूछा था, प्रसार कितना आ गया, तो 0.296875, जो कि यह है क्या, तो शांत है। क्या है, शांत है। क्या है हमारा, शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया 625 से लगाना है, कितना में लगाना है, तो भाई 14588 में लगाना, 14588 में लगाना। लगाइए, यहाँ से यह इतना तक लग जाए, 6 दूना 12, 2 मरतबे लग जाए, 6 दूना 12, यानी कि भाई 5 दूना 10 के 0 हाथ, 5 दूना 10 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, आपका 6 दूना 12। यहाँ से आएगा यह 8, यह 0, उसके बाद यह 2, यह कट जाएगा, ऊपर से 8 आएगा। 36 18, 3 मरतबे अब लग जाना चाहिए। 36 18, 5 या 15 के 5 हाथ में 1, तो 3 दूना 6, 1 7, 36 18, यहाँ से आ जाएगा 3, यह आपका 8 में से 7 गया 1, उसके बाद 10 में से 8 गया 2, यह जाएगा। समझे, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें, अब नहीं लग गया तो हम दशमलव देंगे, दशमलव देने के बाद यह 0 आ जाएगा। तो देखिए 6 चौक 24, 4 मरतबे ज़्यादा जाए तो 36 18, 3 मरतबे लगा सकते हैं, 3 मरतबे लगाइए तो ये आपका फिर 18 75 जैसे पिछले बार आया था, लगाइए। 10 में से 5 गया, यह 5 आएगा। उसके बाद यह 13 में से 12 में से 7 गया तो 7 5 7 6 13 12, 7 5 12, 5 आ जाएगा। ये आपका यहाँ हासिल इसको दिया था, ये 0 है, यानी 10 में से यह 2, 255 कहीं आया था, नहीं आया था। चलिए तो यहाँ 0 दीजिए। 6 चौक 24, 4 मरतबे लग जाना चाहिए, 4 मरतबे लग जाना चाहिए। 4 मरतबे अगर लगाते तो 6 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 4 दूना 8, 2 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 4 दूना 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25, यह 25 आ जाएगा। यह 0, यह 5, यह कट जाएगा। चलिए यहाँ से लगाइए, 50 आया है, एक 0 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 आया, लगेगा नहीं, यानी कि आपको यह एक 0 लगाइएगा तो यहाँ 0 मरतबे लगेगा। यह आपका 500 आएगा, साथ में एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ फिर नहीं हटेगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, स्पेस का बहुत ज़्यादा दिक्कत आता रहता है। चलिए तो यहाँ देखिए, 6 से 8 6 48, 8 6 48, 48 अब 25 8 200 आ जाना चाहिए। 8 मरतबे, 8 मरतबे लगाइए। 8 5 40 के 0 हाथ में, हाँ 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 8 2 16 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 6 48 2 50, पूरा पूरा लगा, यानी कि यह पूरा पूरा अब कट गया है। आपका आ जाएगा कितना, तो भाई 23.3408। अब पूरा पूरा कटा, इसलिए यह क्या है, शांत है। देखिए यह क्या है, शांत है। चलिए यहाँ देखिए 1/7 था, इसका मतलब 1 में भाग देना था, किससे, 7 से देना था। उम्मीद है भाई आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा लंबी प्रक्रिया तो है, दशमलव प्रसार में थोड़ी लंबी प्रक्रिया, जब प्रसार दिखाना पड़ता है तो यही आपको 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का दिखाना रहता तो आसान रहता, तब भाग देने की इतना लंबा झंझट नहीं आता। लेकिन हमें कहा गया था प्रसार निकालना, तो मजबूरी है, प्रसार निकालना पड़ेगा ही और समय लगेगा ही। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चलिए यहाँ 0 लगाइएगा, यह 0 आ जाएगा, यह आपका 1 आ जाएगा। अब दशमलव देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ आ जाएगा 3, 0 आ जाएगा दशमलव देने के कारण। 7 चौक 28, 7 चौक 28, यह आपका आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा 0। 7 दूना 14, 7 दूना आपका 14 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0। 8 7 56, यहाँ 56, सॉरी यह 56 होगा। 8 7 56, यहाँ 4 0। 7 5 35, 7 5 35, यहाँ पे 5 आएगा। फिर जगह का दिक्कत है, इतना लंबा भाग का प्रक्रिया है इसमें। देखने में क्वेश्चन इतना छोटा है, प्रक्रिया देखिए कितना लंबा जा रहा है। चलिए यहाँ आ जाएगा 5, अब 1 0। 7 7 49, 7 7 49, शेष कितना आया, 1। देखिए शेष 1 आ गया। अब फिर से वही काम, 1 आएगा, हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 1 मरतबे लगेगा, 7 आएगा, फिर उसके बाद शेष 3 आएगा, फिर वही 30 आएगा, 28 आएगा। यानी कि यह शुरुआत से ही रिपीट करना शुरू करेगा, यानी यहाँ से रिपीट करेगा। 1 4 2 8 5 7, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.1 4 2 8 5 7, क्या हो जाएगा, 2 8 5 7 आ जाएगा।
ये आपका दशमलव प्रसार, यहाँ से रिपीट करना शुरू करेगा तो यह कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया सिद्ध करें कि भाई √7 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है कि √7 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करने में सीधा बात है कि अपरिमेय सिद्ध करने में सबसे पहले काम हमको मानना पड़ता है कि यह एक परिमेय है। चलिए सबसे पहले हम मानते हैं, मानेंगे कि माना कि √7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अगर यह 2 जोड़ √7 रहता, 3 जोड़ √5 रहता, इस प्रकार से जोड़ या घटाव में, गुना में, भाग में अगर इसके साथ कोई संख्या एक परिमेय एक अपरिमेय रहता तो उसका मानने का प्रक्रिया अलग है। लेकिन केवल जब आपसे पूछे √2, √3, √5, √7 इस प्रकार से, √11 इस प्रकार से संख्या पूछे तो हम P/Q मान के चलते हैं। तो यहाँ अगर यह कोई परिमेय संख्या है तो वह किसी न किसी परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो इसीलिए √7 बराबर किसके होगा, तो P/Q के होगा। लिखेंगे जहां P तथा Q सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। हमने यह अज्यूम किया है कि भाई 7 परिमेय संख्या है और वो भी कैसा है, तो यह P/Q के रूप में है, लेकिन ऐसा P/Q है जिसका P और Q एक सहअभाज्य है। यानी PQ का अगर मसा निकाला जाए तो 1 आएगा। यानी इसका सार्व गुणनखंड की बात किया जाए तो सार्व गुणनखंड हमारा 1 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पे, वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P, इधर हो जाएगा P² / यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, या भाग में Q² है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 7Q² बराबर हो जाएगा आपका P² के। इसको समीकरण नंबर 1 कहिए। देखिए 7 गुना में इधर आया, किस चीज में, भाग में हो जाएगा, तो कह सकते हैं Q² बराबर हो जाएगा आपका P² / 7 के। यहां से समझिए क्या है, अभी क्या आया कि भाई 7 जो है P² को विभाजित कर रहा है। 7 जो है किसको विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है। तो हम मूलभूत परिमेय के आधार पे कह सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए ताकि वो इसी स्लाइड पे इसको लेना आसान हो जाए। देखिए कहना क्या चाह रहा है, यहां से देखिए क्या है कि भाई 7 P² को विभाजित कर रहा है। क्या है कि भाई 7 P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, इसीलिए 7 P को भी विभाजित करेगा। देखिए अगर इस चैप्टर को, अगर बेसिक को आप ठीक से पढ़े होइएगा तो इसके थ्योरी में एक परिमेय था, आधार मूलभूत परिमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। आधार मूलभूत परिमेय क्या कहता है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह संख्या अवश्य ही उस संख्या को विभाजित करेगा। ऐसी कोई भी संख्या है जो उस संख्या को वर्ग को विभाजित करेगा तो वह संख्या को भी अवश्य विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते तो आगे बनाते। देखिए जैसे 6 का वर्ग आपका 36 होता है। क्या होता है, 36 होता है। देखिए इसको कोई अगर अभाज्य संख्या विभाजित करता है, जैसे मान लीजिए कि 3 इसको विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 इसको विभाजित कर रहा है। देखिए यह संख्या अवश्य ही संख्या किसका वर्ग था, 6 का था, 6 को विभाजित करेगा। आधार मूलभूत परिमेय कहता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग को कोई संख्या विभाजित करता तो वह संख्या को विभाजित करे। देखिए यह 6 का वर्ग 36 था, 3 इसको विभाजित कर रहा था, तो 3 अवश्य ही 6 को भी विभाजित करेगा। आधार मूलभूत परिमेय यही कहता है। तो हम यहाँ कह सकते थे कि भाई यह आधार मूलभूत परिमेय से लिया गया। आधार मूलभूत परिमेय से क्या कहा गया, 7 यदि P² को विभाजित करता है तो 7 अवश्य किसको विभाजित करेगा, P को विभाजित करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें जिसको मानना है, हमें जिस किसी को भी मानना है उसको हम मान लेते हैं कि भाई वह आपका दूसरे के बराबर। यहाँ से हम कहेंगे कि भाई आपका जो है P बराबर हो जाएगा किसके, 7m के। किसके, 7m के हो जाएगा। मान लेते हैं कि भाई P बराबर है किसके, 7m के।
यहाँ जो भी संख्या दिया गया उसके बराबर, अगर यहाँ 5 होता तो 5m मान लेते, यहाँ 2 रहता तो 2m मान लेते, तो p हमारा बराबर किसके है 7m के। समीकरण यहाँ था समीकरण नंबर 1 से, अब कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में p का मान रखिएगा, तो p का मान जैसे ही रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही p के बदले में रखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, p के बदले में रखिएगा तो 7q का स्क्वायर, थोड़ा ऊपर लिखिए 7q का स्क्वायर, 7q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7m के स्क्वायर के, 7m के होल स्क्वायर के हो जाएगा। देखिए p के बदले में आ जाएगा, इधर कीजिएगा तो आपका 7q का स्क्वायर बराबर या 49m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 7 गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49m के स्क्वायर बटा 7, 7 से 49 7 मरतबे जाएगा, यानी कि q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7m के स्क्वायर के। देखिए 7 अब m स्क्वायर के गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं m स्क्वायर बराबर है q स्क्वायर बटा 7 के। अब फिर आधार मूलभूत परिमेय से फिर से हम लोग लेंगे आधार किसके, आधार मूलभूत परिमेय से, कहेंगे आधार मूलभूत परिमेय से कहेंगे कि भाई 7p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 7p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। देखिए अब क्या हुआ कि भाई यहाँ 7 यह q को विभाजित करता है ना, यहाँ q लिख लीजिए, यह q था, यह आपका q था, यहाँ देखिए यह q स्क्वायर था, यह q था, यहाँ देखिए 7p को भी विभाजित कर रहा है, 7q को भी विभाजित कर रहा है, तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं 7 जो है p q का सार्वगुणनखंड है, तो कह सकते हैं इसीलिए 7 p तथा q का सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है, क्या है सार्वगुणनखंड है, यहाँ नहीं हटेगा, इसीलिए इसको थोड़ा इस स्लाइड पे लीजिए। हाँ 7 इसका देखिए क्या है, 7 इसका सार्वगुणनखंड है। यह क्या हुआ, हम मान के आए थे कि इसका सार्वगुणनखंड क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ क्या आया 7 आया, तो यह हमारा मान्यता के विरोधाभासी है। तो ऐसा क्यों आया है, तो भाई यह हमारी, अतः यहाँ से कह सकते हैं कि यह विरोधाभासी, यह विरोधाभासी 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 इसमें यह सा लगेगा, विरोधाभासी हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है। देखिए यह विरोधाभासी यानी हम जो मान के आए उसका उल्टा क्यों हुआ, तो हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ। अतः कह सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या गलत है, √7 हमने क्या मान लिया था, √7 एक परिमेय संख्या है, क्या माने थे एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने इसको क्या मान लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा सा लंबा तो गया है वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में √2 एक √2 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है,
√17, यानी जितना भी अभाज्य के साथ रूट के केस आता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। सभी का प्रोसीजर यही फॉलो होगा, इसमें थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं होगा, समझे। सिर्फ लिखने के प्रक्रिया में हल्का सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो बनाने की प्रक्रिया वही होगा। और यह हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट सिटिंग में पूछे या सेकंड सिटिंग में पूछे, लेकिन यह जितना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह MVVI कहिए, जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है उतना लगा सकते हैं, समझे। यह सारा सेम प्रोसेस पे चलेगा। वही करना है कि भाई अगर 2 होगा तो मानेंगे कि माना कि 2 एक परिमेय संख्या, और यहाँ 2 बराबर इतना रखेंगे, सब चीज 2 के साथ चलेगा। यहाँ आ जाएगा 2p² को विभाजित करे तो 2p को विभाजित करेगा। यहाँ 2 आया है तो यहाँ p बराबर, यानी जिसको विभाजित करेगा वहां उसके बराबर मानेंगे, एक दूसरे कांस्टेंट के मानेंगे। यहाँ m के बदले k q कुछ भी मान सकते थे, p q माने तो उसको छोड़ के 7 है, कुछ भी मान सकते थे, कोई कांस्टेंट के बराबर हो गया। यहाँ से अब इसका मान उठा के इस समीकरण पे रखेंगे, वहां से फिर से वही चलेगा। यहाँ कहा जाएगा 2 इतना को विभाजित किया तो इससे विभाजित करेगा, और तब यहाँ सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 सार्व गुणनखंड आने के कारण फिर से हम वही कहेंगे कि यह विरोधाभासी हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है। यह गलत क्या मान लिए, तो हमारे यह गलत यही माना गया कि यह इतना को हम मान चुके थे क्या, परिमेय संख्या, इसीलिए यह कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना तक में उम्मीद है कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया 0.6 के ऊपर रेकरिंग दिया गया, कहा गया 6 के ऊपर रेकरिंग है कि इतना को परिमेय संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, यह एक परिमेय संख्या है, 6 के ऊपर रेकरिंग है, परिमेय संख्या, इसको हमको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए संख्या को मानते हैं किसी न किसी परिमेय संख्या के, तो मानेंगे 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, यह बराबर है किसके, x के, परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या। तो मान लेते हैं कि किसके बराबर, x के। यह x के बराबर होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 0.666। रेकरिंग का मतलब यही होता है। इसी प्रकार से चल रहा है, यह समीकरण नंबर फर्स्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ इसके बाद रूल्स है, रूल्स को ध्यान रखना होता है। क्या रूल्स है कि भाई इस टर्म को, इसको अगर p/q के रूप में चेंज करना हो तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि रेकरिंग जो जहां से शुरू हुआ, रेकरिंग दशमलव के ठीक बाद होना चाहिए। अगर है तो हम यहीं से इसकी प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करेंगे, समझे। लेकिन अगर दशमलव के ठीक बाद रेकरिंग नहीं है तो हम दशमलव को वहां तक घसका के ले जाएंगे जहां तक रेकरिंग है। दशमलव को दाहिने साइड घसकाने के लिए हम गुना करते हैं, दशमलव को बाएं साइड घसकाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जितने स्टेप ले जाना उतना 1 पर 0 से गुना करना पड़ेगा, और जितना स्टेप पीछे इस साइड लाना उतना भाग करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको भाग का नौबत नहीं आएगा, जब भी आएगा दशमलव को दाहिने साइड ही घसकाना पड़ेगा, तो आपको गुना करना पड़ेगा। 1 अंक घसकाने के लिए 10 से करेंगे, 2 अंक घसकाने के लिए 100 से करेंगे, 3 अंक घसकाने के लिए 1000 से करेंगे, 4 अंक घसकाने के लिए 10,000 से करेंगे। यही प्रक्रिया चलेगा। पहले हम दशमलव को ठीक रेकरिंग के बगल में लाएंगे। देखिए यहाँ ठीक दशमलव के ठीक बाद से रेकरिंग शुरू है, इसी रूप में लाएंगे। अगर नहीं है तो जैसे इस प्रकार से दिया रहता 0.23535, इसी प्रकार से चल रहा था। दशमलव यहाँ है, दशमलव हमको चाहिए कहाँ, यहाँ, तो 1 अंक घसकाने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले दशमलव को 1 अंक घसकाएंगे, उसके बाद रेकरिंग की प्रोसीजर चलेगी। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया, दशमलव का ठीक बाद रेकरिंग है। जब दशमलव का ठीक बाद रेकरिंग होती है तो हमें देखना पड़ता है कि दशमलव रेकरिंग कितने संख्या पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। तो देखिए इस केस में 2 पे था, इस केस में आपका 1 पे है, सिर्फ एक संख्या पे। तो एक संख्या पे यानी रेकरिंग के लिए हम 1 पर 1 0 से गुना करेंगे। अगर 2 पे रहता तो 1 पर 2 0 से करते, 3 पे रहता तो 1 पर 3 0 से करते। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 पर 1 0 से गुना हो जाएगा, यानी पूरा समीकरण में 10 से गुना होगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से जैसे ही गुना कीजिएगा आपका 10x हो जाएगा। इधर दशमलव 1 अंक घसक जाएगा, 6.666, इसी प्रकार से चलेगा, या समीकरण सेकंड हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसके दशमलव के बाद ठीक बाद 666 चल रहा है, इसके दशमलव के ठीक बाद 666 चल रहा है। यानी कि अब दशमलव समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा लीजिए। लिखिए समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर जैसे ही घटाइएगा तो देखिए दशमलव के ठीक बाद जितना 6 इधर होगा उतना 6 इधर होगा, तो इस साइड पूरा घट के 0 आ जाएगा। तो इधर आपका टर्म पूरा 0, उसके बाद आएगा आपका दशमलव। इधर देखिए 6 में से 0 घटा आपका या 6 आ जाएगा। इधर घटाइएगा तो आपका 10x में से बराबर के इस साइड देखिए 10x में से कितना गया, 1x गया, तो इधर बचेगा 9x। यानी कि दशमलव के ठीक बाद कोई अंक नहीं है, तो दशमलव का कोई वैल्यू नहीं।
यानी कि कोई अंक नहीं है तो दशमलव का कोई वैल्यू नहीं, सीधा सीधा यह इतना है। 9 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। x बराबर आपका 6 भागा 9 आएगा। इसको काटिए, 3 दूना 6, यह 3 तिहाई 9। यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा x बराबर आया कितना, 2/3 आया। क्या आया, 2/3। x हमने किसको माना था, x हमने 0.6 के ऊपर एक रिंग को माना था, तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसीलिए 0.6 के ऊपर एक रिंग या बराबर हो जाएगा 2/3 के। किसके, 2/3 के। उम्मीद है कि यहाँ आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, बिल्कुल समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे आप 1-2 और लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यही लिख लीजिए, 0.235 के ऊपर एक रिंग। उसके बाद एक और लिख सकते हैं 1.33 के ऊपर एक रिंग। यह 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहा, एक यह क्वेश्चन रहा, एक यह क्वेश्चन रहा। इस दोनों क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे आप बनाइएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। यह बेहद जरूरत है क्योंकि यह 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th में अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो 10th में एक क्वेश्चन इससे दे दिया जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक आपने जो भी क्वेश्चन देखा, यह आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। यहाँ इस सारे वीडियो का प्लेलिस्ट आपके प्लेलिस्ट में होगा, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में होगा। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी वीडियो चला या सीरियल वाइज आप तक आसानी से पहुंचे, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि वहां सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको हर एक वीडियो मिलती है। चाहे जो एक्स्ट्रा वीडियो पढ़ाया जाता है वह आपके एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल होगा। जो इस एक्सरसाइज से, इस बुक से अगर एक्स्ट्रा कोई भी हो वह उसी पे मिलेगा, और एक्स्ट्रा मटेरियल भी होगा वह आपके एप्लीकेशन पे ही दिया जाता है। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। अगर इंस्टॉलेशन में कहीं भी समस्या आती है तो आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।